Hi guys, welcome back to my channel. This is the ninth episode for Until I Find You. So, thank you so much for liking my videos. Thank you so much for your love and support. Please keep subscribe my channel, keep liking my videos to give the channel support. So, without wasting time, let's start the narration. स्टोरी के स्टार्ट में हमें फ्रीन दिखाया जाता है जो अभी अभी पताया से बैंकॉक आया था। जैसे ही उसने घर में कदम रखा, हिंजू दौड़ता हुआ उसके पास आया और उसे जोर से गले लगा लिया। अंकल फ्रीन, मैं आपको बहुत 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 मिस कर रहा था। हिंजू की आवाज में खुशी थी। फ्रीन ने उसे हग बैक किया। मैंने भी अपने बॉडी को बहुत मिस किया, फ्रीन ने उसे हग बैक करते हुए कहा। तभी उसने लाउंज में सोफे पर बैठे रायल को देखा, जिसके हाथ में एक टैब था। जरूर उसके आने से पहले हिंजू और रायल वीडियो गेम खेल रहे होंगे। वो आया और रायल के बराबर में बैठ गया। कैसे हो लिटिल चैम्प? फ्रीन ने प्यार से रायल के बाल सहलाए। मैं बहुत अच्छा हूँ। रायल बहुत खुश लग रहा था। कुछ दिन पहले स्कूल में जो उदासी उसकी आंखों में थी, अब वो कहीं गायब हो गई थी। आपको मेरे घर में मजा आया? फ्रीन पूछ रहा था। हाँ, बहुत मजा आया। खून ह्यूजू और ग्रैंडमा और ग्रैंडपा सब बहुत अच्छे हैं, रायल मुस्कुराकर कह रहा था। हिंजू भी उनके पास आ गया। हाँ, मैंने कहा कि अगर ये मेरा छोटा ब्रदर है तो फिर ग्रैंडमा और ग्रैंडपा भी तो इसके भी हैं, हिंजू ने कहा। रीन ने हाँ में सर हिलाया। तभी किचन से फ्रीन की मॉम चलती आई। आ गया मेरा प्रिंस, ये कहकर उन्होंने फ्रीन को गले लगा लिया। कैसा रहा तुम्हारा ट्रिप? बहुत अच्छा मॉम, फ्रीन ने मुस्कुरा कर कहा। बहुत अच्छे टाइम पर आए हो। आज मैं बच्चों के लिए कुकिंग कर रही थी। तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे स्नैक्स तुम्हारे कमरे में ही भेज दूंगी, उसकी मॉम ने कहा। नहीं, मैं बच्चों के साथ नीचे ही स्नैक खाऊंगा, मैं बस फ्रेश होकर आता हूँ, फ्रीन ने कहा। उसकी मॉम ने हाँ में सर हिला दिया। 10 मिनट बाद जब वो फ्रेश होकर नीचे आया तो खाना टेबल पर लग चुका था। उनके घर में सिर्फ एक वही था जो स्पाइसी फूड खाता था। बाकी सब नॉर्मल फूड खाते थे। लेकिन आज डाइनिंग टेबल पर कोई और था जो उसी की तरह स्पाइसी फूड एंजॉय कर रहा था। प्रीन चेयर खींचकर रायल के बराबर में बैठ गया। चैंप, आपको स्पाइसी फूड बहुत पसंद है? रायल ने खाना खाते हाँ में सर हिलाया। फिर थोड़ी देर बाद बोला, बहुत बहुत ज्यादा, और ग्रैंडमा के हाथों में तो जादू है। वो उनकी तारीफ कर रहा था। फ्रीन की मोम हंसने लगी। जब से ये लिटिल यंग मैन यहाँ आए हैं, तुम्हारे डैड और मैं तो बहुत खुश हैं। इन्होंने बहुत दिल लगा कर रखा है हमारा। तो ग्रैंडमा, आपने मुझे साइड कर दिया, युंजू ने मुंह बनाकर कहा। बिल्कुल नहीं, तुम हमारे बड़े प्रिंस हो, लेकिन ये लिटिल यंग मैन भी बहुत क्यूट हैं, फ्रीन की मॉम ने कहा। और सब हंसने लगे। थोड़ी देर में सर्वेंट ने फोन लाकर फ्रीन की मॉम को पकड़ाया। रायल के घर से कॉल थी। फ्रीन की मॉम ने फोन अटेंड किया। हाय मैम, कैसी हैं आप? खून कुआ की आवाज गूंजी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? फ्रीन की मॉम ने कहा। मैं बिल्कुल ठीक। मुझे आपसे कहना था कि रायल की मॉम आ गई हैं, तो अब आप चाहें तो मैं आकर रायल को पिक कर लेता हूँ। अरे नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। रायल अभी स्नैक्स खा रहा है, उसके बाद मैं उसे ड्राइवर के साथ भेज दूंगी। आप तकलीफ मत कीजिए, मिसेस चंकीमा ने कहा, जो खुनकुआ के लिए ठीक भी था। उसे रायल को लाना ले जाना कुछ खास पसंद नहीं था। ओके दैट्स फाइन। कब तक भेज देंगे आप उसे? अभी तो वो खा रहा है,
अबाउट 1 आवर और मोर देन दैट? उन्होंने एस्टिमेट टाइम बता दिया। ठीक है, मैं उसकी मॉम को बता दूंगा, खुनकुआ ने कहा और बात खत्म कर दी। राइल का खाना खाता हाथ रुक गया। आपके डैड की कॉल थी राइल, आपकी मॉम घर आ गई हैं, तो आपको ड्राइवर थोड़ी देर तक आपके घर छोड़ आएगा, फ्रीन की मॉम ने खाना खाते हुए कहा। फ्रीन का हाथ रुक गया। आप जा रहे हो? फ्रीन ने राइल को देखकर कहा। अपनी मॉम को वो देखना चाहता था, उससे मिलना चाहता था। जी अंकल, मैं अपनी मॉम को बहुत मिस कर रहा था, राइल ने मुस्कुराते हुए कहा। न जाने क्यों उस बच्चे के जाने से फ्रीन उदास होने लगा। तो ड्राइवर की क्या ज़रूरत है, मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा, फ्रीन ने उसे देखकर कहा। राइल ने मुस्कुराकर हाँ में सर हिला दिया। फ्रीन की मॉम उसे देखने लगी। तुम तो अभी अभी आए हो इतने लंबे सफ़र से, तुम थक जाओगे बेटा, ड्राइवर छोड़ आएगा। नहीं मॉम, मुझे आगे जाना है, मुझे नाम से कुछ काम है, फ्रीन ने बहाना बनाया। वो बस राइल के साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहता था। उसकी मासूम बातें फ्रीन को बहुत अच्छी लगती थीं। अच्छा तो फिर ठीक है, वापसी पे मेरे 1-2 काम है, वो भी करते आना, उसकी मॉम ने कहा और फ्रीन ने हाँ में सर हिला दिया। और सीन मूव होता है बेकी के घर। जैसे ही बेकी घर आई तो सारे अपने कामों में बिजी थे। खुनकुआ बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था और उसकी मदर इन लॉ घर की सफाई कर रही थी। बेकी तेजी से अंदर आई और उन्हें रोक दिया। मॉम, आप कब आई? छोड़िए, मैं कर लेती हूँ। वो फ्लोर साफ कर रही थी। उन्होंने बेकी को झटकते हुए कहा, रहने दो रहने दो, जब तुम नहीं थी तब भी ये सब काम हमें ही करने पड़ रहे थे ना, अब भी कर लूंगी। उन्होंने थोड़ा गुस्से से कहा, तुम तो निकल गई सैर सपाटे के लिए और राइल को अपने बॉस के घर पर छोड़ दिया। पता नहीं क्या सोच रहे होंगे वो लोग। कैसी माँ है, बच्चे को किसी अजनबी के पास छोड़ दिया। खुनकुआ की मॉम के बेकी के साथ कोई अच्छे टर्म्स नहीं थे। आई एम सॉरी मॉम, मुझे ऑफिस के काम से जाना पड़ा था, बेकी ने एक्सप्लेन किया। कम ऑन मॉम, वो अभी अभी तो आई है घर और आप कभी भी शुरू हो जाते हो। और वैसे भी इतने दिन से तो बेकी की मॉम ही काम कर रही थी ना, वो तो अभी मार्केट गई हैं, इसीलिए आपको थोड़ा सा काम करना पड़ा। मैंने आपसे कहा था मैं कर देता हूँ, बेकी को क्यों डांट रही हैं? खुनकुआ आकर अपनी मॉम से कहने लगा। उसकी मॉम ने बुरा सा मुंह बनाया। हाँ हाँ, तुम करो इसकी हिमायत, हमेशा तुम्हें माँ तो नजर आती ही नहीं, बीवी के साथ ही लगे रहना, इसके पल्लू से ही बंधे रहना, वो गुस्से से कह रही थी। फिर उठकर अंदर चली गई। बेकी उन्हें जाते हुए देख रही थी। खुनकुआ ने उसे कंधों से मोड़कर अपनी तरफ किया और एक हाथ से उसकी चिन ऊपर करके बोला, कैसा रहा मेरी डार्लिंग का ट्रिप? सब अच्छा था ना? उस मंकी ने तुम्हें ज्यादा तंग तो नहीं किया? खुनकुआ मुस्कुरा कर पूछ रहा था। नहीं, सब ठीक है। मॉम आई हैं? बेकी ने पूछा। हाँ, तुम्हारी मॉम फुकेट से आई थी। उन्हें मेरी मॉम ने कॉल कर दी थी कि तुम घर पर नहीं हो। उन्हें लगा राइल घर पर होगा तो वो उसकी देखभाल के लिए आई थी, फिर मैंने उन्हें रोक दिया। खुनकुआ मुस्कुरा कर कह रहा था। आई एम सॉरी हनी, आपको पीछे से बहुत प्रॉब्लम हुई? बेकी गिल्टी फील कर रही थी। खुनकुआ ने उसका चेहरा थामते हुए कहा, इसमें थैंक यू की क्या बात है या सॉरी की क्या बात है? हम दोनों लाइफ पार्टनर हैं, एक दूसरे का ख्याल करना तो हमारी जिम्मेदारी है ना, और मैं तो तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। वो प्यार से उसे देखकर कह रहा था। बेकी नजरें झुकाने लगी। मैं सब कुछ समेट लेती हूँ, ये कहकर वो लगेज अंदर लेकर जा रही थी जब खुनकुआ ने उसके हाथ से लगेज ले लिया। आ अभी थकी आई हो, मैंने पानी गर्म करवा दिया है, तुम शावर ले लो और आराम करो, उसने
मुस्कुराकर बेकी को देखते हुए कहा। बेकी ने हाँ में सर हिलाया और वाकई अभी वो बहुत थक चुकी थी। उसने शावर लिया और अपने कमरे में जाकर लेट गई। लेकिन खुनकुआ की मॉम की आवाजें अभी भी उसके कानों में गूंज रही थीं। एक छोटे से घर में वो चाहे किसी भी कोने में चली जाए, खुनकुआ की मॉम की आवाज वो साफ सुन सकती थी। कोई काम वाम नहीं करती, सारे बहाने हैं बहाने सैर सपाटे करने के। बच्चे को हथियार बनाकर आटप की तुम्हारी जिंदगी में। मॉम बस कर दो। और उस बेचारी ने किया क्या है? तो तुम्हें क्या लगता है, शादी से पहले जो उसने किया उसके लिए मैं उसे माफ कर दूंगी? यूं ही एक बच्चा जंजीर बनाकर बांध दिया मेरे बेटे को। इससे तो अच्छा था किसी और बड़े घर में शादी करते तुम्हारी, तब तुम्हें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। वो खुनकुआ को सुना रही थी। बेकी बहुत अच्छी है मॉम, मेरा बहुत सपोर्ट करती है वो। तो करना भी चाहिए उसे, तुमने एहसान किया है उस पे। अच्छा बस हो गया मॉम, मैं और नहीं सुन सकता। और अगर आपको ऐसी ही बातें करनी है तो मैं और बेकी कहीं बाहर जा रहे हैं। वो ये कहकर उठने लगा, तभी दरवाजा खुला और बेकी की मॉम अंदर आई, ग्रॉसरी का बहुत सा सामान लेकर। खुनकुआ दरवाजे की तरफ बढ़ गया। अरे, आपको ये सब लाने की क्या जरूरत थी? खुनकुआ ने बेकी की मॉम से सामान पकड़ते हुए कहा। नहीं, वो सिस्टर कह रही थी कि घर में सामान खत्म है, कुछ पड़ा नहीं, तो मैंने सोचा सब कुछ ले आऊं। चलिए, इतनी जहमत तो की आपने। आपकी बेटी तो किचन खाली छोड़कर दूसरे शहर चली गई थी। ये भी नहीं सोचा कि मेरा बेचारा बेटा भूखा कैसे रहेगा। बच्चे को किसी के घर छोड़ दिया और फिर महारानी निकल गई। मेरे बेटे की तो उसे कभी परवाह ही नहीं रही। खुनकुआ की मॉम अभी भी जहर उगल रही थी। बेकी की मॉम ने खामोशी से सर झुका लिया और एक लाइट सी स्माइल देते हुए कहा, मैं सारा सामान ले आई हूँ और अगले 2 महीने कोई टेंशन नहीं होगा खाने पीने का। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, चलिए, एहसान है आपका। ये कहकर खुनकुआ की मॉम खड़ी हुई और गेस्ट रूम की तरफ बढ़ गई। इस फ्लैट में सिर्फ 2 कमरे थे, एक जिसमें खुनकुआ और बेकी रहते थे और दूसरा कमरा जो राइल का था। राइल क्योंकि फ्रीन के घर पर था, तो खुनकुआ की मॉम उस कमरे में ठहरी हुई थी। तो इसका मतलब बेकी की मॉम जरूर इतने दिन से लाउंज में सोफे पर सो रही थी। ये सोचकर बेकी की आंख से एक आंसू गिरा। इतनी मेहनत के बाद भी वो एक बड़ा घर अफोर्ड नहीं कर पाए। खुनकुआ और वो दोनों मेहनत कर रहे थे। वो जी जान से मेहनत कर रही थी, लेकिन वो राइल के लिए किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं करती थी। खुनकुआ तो एक कमरे का घर लेना चाह रहा था, लेकिन ये बेकी ही थी जिसने अपनी सारी सेविंग्स लगाकर कम से कम 2 कमरों का घर लिया, ताकि राइल को भी थोड़ी सी प्राइवेसी मिले और वो कंफर्टेबल रहे। खुनकुआ की मॉम की बातें उसे बहुत तकलीफ देती थीं हमेशा। ये बात बहुत जाहिर थी कि उन्हें बेकी कुछ खास पसंद नहीं, लेकिन उसकी मॉम ये सारी बातें खामोशी से सुनती रहीं ताकि बेकी को कोई प्रॉब्लम ना हो। बेकी यूं ही कमरे में लेटी थी। खुनकुआ अपनी मॉम के पास उनके कमरे में उन्हें समझाने चला गया और बेकी की मॉम आकर बेकी के पास बैठ गई और उसके बाल सहलाने लगी। जो आंसू खामोशी से गिर रहे थे उनमें थोड़ी तेजी आ गई। तुम फिक्र मत करो, बस हिम्मत रखो, बेकी की मॉम ने कहा। तुम तो जानती हो उन्हें, वो इसी तरह की बातें करती हैं, उन्हें दिल पर मत लिया करो। बेकी की मॉम उसे समझा रही थी। बेकी ने उठकर उन्हें गले लगाया और फूट फूट कर रोने लगी। मॉम, जो भी हुआ उसके लिए
वो मुझे जिम्मेदार क्यों कहती हैं? राइल खुनकुआ और मेरा दोनों का बेटा है, तो वो हमेशा मुझे ब्लेम क्यों करती हैं? बेकी रोते रोते ये कह रही थी। इसका जवाब उसकी मॉम कैसे दे पाती? वो बस उसकी पीठ सहलाती रहीं। मेरे साथ कुछ भी करे मुझे तकलीफ नहीं होती, पर जब वो आपको, डैड को या राइल को कुछ भी कहती हैं तो मेरा दिल कटने लगता है। कैसी ग्रैंडमा है ये, जो अपने ही ग्रैंडसन से प्यार नहीं करती? वो रोते रोते कह रही थी। बेकी की मॉम उसे तसल्ली दे रही थी। उनका नेचर ही कुछ ऐसा है बेटा। खुनकुआ बहुत छोटा था जब उसके डैड गुजर गए। उसकी मॉम ने अकेले उसे पाला है। इसी वजह से वो कभी कभी ऐसी बातें कर जाती हैं। तुम प्लीज फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो बेकी की पीठ सहलाते हुए कह रही थी। बेकी ने रोती हुई आंखों से उन्हें देखकर कहा, डैड कैसे हैं? बिल्कुल ठीक हैं। अब तुम्हें पता है वो कोच नहीं रहे, रिटायर हो गए हैं। इसलिए जो अलाउंस आता है उसी से हमें गुजारा करना पड़ता है, वरना मैं तुम्हें किसी चीज की कमी ना होने देती। उसकी मॉम शर्मिंदा महसूस कर रही थी उन कुआ की मॉम की बातों की वजह से। नहीं मॉम, आपने और डैड ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, बस मैं ही एक अच्छी बेटी साबित नहीं हो पाई। बेकी ने रोते हुए कहा। नहीं मेरी जान, तुम मेरा और अपने डैड का प्राउड हो, ऐसा मत कहो। उसकी मॉम ने उसे तसल्ली दी। अब थोड़ी देर सो जाओ और रोना मत, नहीं तो सर में दर्द हो जाएगा। उसकी मॉम ने उसका सिर अपनी गोद में रखा और धीरे धीरे सहलाने लगी। जब थोड़ा सा सुकून आया तो बेकी को शिद्दत से अपने बेटे की याद आने लगी। मॉम, राइल किधर है? अरे वो तो अभी वापस नहीं आया। कुआ कह रहा था कि वो कॉल करेगा, थोड़ी देर तक आ जाएगा राइल। बेकी की मॉम उसके बालों में उंगलियां चला रही थी और उसे तसल्ली दे रही थी। ऐसे ही रोते रोते वो कब उनकी गोद में ही सो गई उसे पता ही नहीं चला। उसकी आंख तब खुली जब दरवाजे पर नॉक हुई। सबकॉन्शियस में सोते हुए ही सही, पर उसे अंदाजा हो गया था कि उसका बेटा घर आ गया है। वो दरवाजा खोलने के लिए तेजी से आगे बढ़ी, लेकिन खुनकुआ ने उससे पहले ही दरवाजा खोल दिया। जो इंसान राइल को लेकर आया था वो उसे डायरेक्ट घर पर नहीं लाया था, ये तो जाहिर था। राइल के हाथ में ढेर सारे शॉपिंग बैग्स थे, जिसमें स्टफ टॉयज, कॉमिक्स, चॉकलेट्स और बहुत सी चीजें थीं। उसके दोनों हाथ भरे थे, चेहरा खुशी से चमक रहा था। उसका छोटा सा बैकपैक उसके कंधों पर था। कुंआ ने पहले चीजों से लदे राइल को और फिर सामने खड़े उस इंसान को देखा जिसे मॉल में देखकर उसका रंग सफेद हो गया था। मम्मा आ गई हैं क्या? डैडी, राइल ने आते ही पहला सवाल अपनी मॉम के लिए किया। उसकी आवाज सुनकर बेकी तेजी से कमरे से निकलकर जब बाहर आई तो राइल को देखने लगी, जो फ्रीन के साथ आया था। मम्मा, वो ये कहकर आगे बढ़ा और अपनी मॉम को हक कर लिया। ओह फ्रीन आप? बेकी ने नजरें चुराते हुए कहा। राइल तुम्हारा बेटा है? फ्रीन अभी तक शॉक में था और उससे ज्यादा शॉक में खुनकुआ था। तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? खुनकुआ ने कहा। हाँ, ये वो मैम अलीसारा के भाई हैं। बेकी ने उसे इंट्रोड्यूस करवाया। पर आप दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हैं? बेकी ने पूछा। हम कुछ टाइम पहले मॉल में मिले थे, फ्रीन ने जवाब दिया। खुनकुआ उन दोनों को, राइल को बड़ी अजीब सी नजरों से देख रहा था। उसका सर चकरा रहा था, यानी इतने दिन से
बेकी जिसके साथ काम कर रही थी वो और कोई नहीं, प्रिंस सरोजा था। उसे अपनी दुनिया घूमती हुई महसूस हो रही थी। लग रहा था टांगों में जान ही नहीं है। दूसरी तरफ फ्रीन, वो इस छोटे से घर को, राइल को, बेकी को और खुनकुआ को देख रहा था। तभी थोड़ी देर में कमरे में से एक आवाज आई, अरे महारानी, अब क्या पूरा दिन दरवाजे पर ही खड़े रहने का इरादा है? अगर अपने बेटे से लाड प्यार हो गया हो तो शाम के खाने की भी तैयारी कर लो। 4-5 दिन कोई पत्थर तोड़कर नहीं आई तुम। एक आवाज जो बहुत ही तंज से भरी थी। बेकी नहीं चाहती थी कि फ्रीन उस आवाज को इस वक्त सुने, लेकिन उसने सुन ली। उसकी आंखें बड़ी होने लगी। एक दर्द उसकी आंखों में उतर आया। तो ये इस घर में रहती है, ये है इसकी फैमिली। फ्रीन उसे देख रहा था, उस छोटे से फ्लैट को देख रहा था। ओके अंकल, बाद में मिलते हैं। वो सब लोग एक दूसरे को देख रहे थे। तभी राइल की बात से वो लोग अपनी सोचों से बाहर आए। हाँ, मैं चलता हूँ, बाय राइल। ये कहते हुए वो एक बार फिर राइल के पास आया और उसका माथा चूमकर वहां से निकल गया। बेकी राइल को देखने लगी। राइल, आपने ये सारी चीजें उनसे क्यों ली? वो पहली बार राइल को डांट रही थी। राइल जो अपनी मम्मा को बताने वाला था कि इन दिनों में उसने क्या क्या किया, अपनी मम्मा का इतना स्वेयर रिएक्शन देखकर घबरा गया। उसने राइल को दोनों बाजुओं से पकड़कर झिंझोड़ दिया। क्यों ली चॉकलेट्स तुमने? हाँ, क्यों ली चीजें? मैं तुम्हें कुछ लेकर नहीं देती क्या? किसी के घर जाओ तो क्या इस तरह बिहेव करते हैं? राइल रोने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। खुद ही तो बेकी उसे वहां छोड़कर गई थी अपनी मर्जी से। अगर अंकल फ्रीन ने कुछ लेकर दे दिया तो इसमें इतना बुरा मानने वाली क्या बात थी? वो रोने लगा। मम्मा, मैं क्या बताओ दुनिया को कि तुम्हारे मॉम डैड तुम्हें कुछ नहीं लेकर देते? बुरे हैं हम, वो अच्छे हैं ना जो तुम्हें खिलाते हैं, पिलाते हैं, चीजें लेकर देते हैं। नहीं मम्मा, ऐसा नहीं है। राइल बस रो ही रहा था। राइल ने पहली बार बेकी को इस तरह गुस्से में देखा था। वो गुस्से में रोते रोते राइल को डांट रही थी। जिंदगी में उस पे कितने भी तूफान आए, कितनी भी तकलीफें आई, उसने कभी भी अपने स्ट्रेस को राइल पर जाहिर नहीं किया था। लेकिन आज फ्रीन से ली हुई वो चीजें बेकी का दम घोटने लगी थी। क्यों लिया तुमने उनसे ये सब? बताओ मुझे। मैंने नहीं मांगा मम्मा, उन्होंने खुद लेकर दिया था। लेकर दिया था तो मना नहीं कर सकते थे। कुछ दिन पहले जो खून कुआं ने किया, राइल को वो याद आया और वो डर गया। मम्मा, मैं आइंदा नहीं लूंगा, आप प्लीज कॉमिक बुक्स मत जलाना। ये सुनकर बेकी अपनी सेंसेस में आई। कॉमिक बुक मत जलाना? राइल अपनी मोम का ये रिएक्शन देखकर पूरी तरह घबरा गया था और जोर जोर से रोने लगा था। उसका रोना सुनकर बेकी की मोम और खून कुआ की मोम दोनों बाहर आ गए। क्या हुआ है अब इसे? चुप कराओ इस मुसीबत को, मेरे सर में दर्द शुरू हो गया है, खून कुआ की मोम कह रही थी। दूसरी तरफ बेकी की मोम ने राइल को अपनी गोद में लिया। बेकी, बच्चा है ये, होश करो तुम, चलो मेरे साथ। वो राइल को और बेकी को अपने साथ बेकी के कमरे में ले गई। खून कुआ अभी भी फ्रीन को देखने के शौक में था। थोड़ी देर में जब बेकी को समझ आया कि उसने राइल को कितना डरा दिया है तो उसे खुद पर अफसोस होने लगा। राइल बहुत रो रहा था। वो अभी भी अपनी मोम से डरा हुआ था। आज से पहले वो कभी अपनी मोम से इस तरह से नहीं डरा था। मम्मा, मैं आइंदा नहीं लूंगा। आप मेरे टॉयज मत तोड़ना, मेरी कॉमिक्स को मत जलाना और मैं आइंदा नहीं करूंगा। वो रो रहा था। बेकी हैरान थी। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने राइल को गले लगाया और उसका माथा चूम कर कहा, मम्मा ने
मम्मा गुस्से में थी बेबी, आई एम सॉरी। ये कहकर उसने रायल को टाइटली हग कर लिया। मम्मा बस थोड़ा सा परेशान थी। बेकी, मैंने माना कि खुनकुआ की माँ कभी कभी तुम्हें गुस्सा दिला देती है, पर तुम्हें अपना गुस्सा रायल पर नहीं जाहिर करना चाहिए, ना ही निकालना चाहिए। देखो वो कितना डर गया है, बेकी की मॉम ने कहा। उन्हें लगा था कि ये गुस्सा खुनकुआ की मॉम की वजह से है। बेकी ने रायल को यूं ही खुद से लिपटाए रखा। काफी देर रायल रोता रहा। उसे देखकर बेकी भी रोती रही और उसके बाद उसने खुद से वादा किया कि वो कभी रायल को ऐसे परेशान नहीं करेगी। आज फ्रीन ने जो चीजें रायल को दी थीं, उसे लगा जैसे उसने फ्रीन से कोई एहसान ले लिया हो अपने बच्चे के लिए, जो वो बिल्कुल नहीं चाहती थी। और सीन मूव होता है फ्रीन की कार में। फ्रीन आज पहली बार बेकी का घर देखकर आया था, उसकी फैमिली को देखकर आया था। कितना छोटा सा घर था वो, कितने छोटे छोटे कमरे थे, कितनी मुश्किल में जिंदगी गुजार रही थी वो। अब उसे समझ आई कि जब भी कोई एक्स्ट्रा काम करना होता था तो पी सारा उसे एक्स्ट्रा पैसों का लालच क्यों देती थी, क्योंकि वो जानती थी कि बेकी की जिंदगी में जो सबसे बड़ी कमी है वो पैसों की है। अब उसे समझ आया कि रायल अपना यूनिफॉर्म गंदा करने से इतना क्यों डरता था। इस तरह के घर में रहकर वो कितनी मुश्किल से अपने बच्चे को उस स्कूल में भेज रही थी जहां थाईलैंड के नोबल लोगों के बच्चे पढ़ते थे। ये सब उसे समझ आ रहा था। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। उसने कुछ सोचते हुए अलिसारा को कॉल मिलाई। हाय फ्रीन, कैसा रहा तुम्हारा ट्रिप? सब कुछ ठीक रहा? वैसे मैं ईमेल से चेक कर रही थी, फीडबैक तो बहुत अच्छा है। अलिसारा को लगा कि फ्रीन ने उसे काम के लिए कॉल की है, पर उसने जो सवाल किया उसे सुनकर वो शॉक्ड रह गई। सारा, रबेका की सैलरी क्या है? क्या? अलिसारा को उसका सवाल समझ नहीं आया। मैंने पूछा उसकी सैलरी क्या है? अभी रिसेंटली अलिसारा ने बेकी की सैलरी डबल की थी और जो अमाउंट अलिसारा बता रही थी वो डबल होने के बाद भी बहुत कम थी। तभी बेकी इतनी मेहनत करती थी। अलिसारा की बात सुनकर उसने बस यही कहा, सारा उसकी सैलरी बढ़ा दो। और फ्रीन ने एक ऐसी अमाउंट बताई कि अलिसारा समझी कि उसके दिमाग पर कोई चोट लगी है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है फ्रीन, जो अमाउंट तुम मुझे उसे देने का कह रहे हो वो एक एग्जीक्यूटिव लेवल के एम्प्लॉय को भी नहीं दूं मैं। इतनी बड़ी अमाउंट क्यों दूंगी मैं उसे? अक्सर फ्रीन बहुत काइंड हो जाता था अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, बिजनेस में बहुत अच्छा था, पर अपने एम्प्लॉयज़ को बोनस, एडवांस और इस तरह की चीज़ें देने की वजह से उसे अक्सर अपने डैड से डांट पड़ती थी। वो किसी को भी प्रॉब्लम में देख ही नहीं सकता था। कुछ हुआ है क्या? अलिसारा ने फ्रीन से पूछा। क्या मतलब? फ्रीन ने उल्टा अलिसारा से सवाल किया। कुछ तो हुआ है जो तुम अचानक उसकी सैलरी के पीछे पड़ गए। सारा ने दोबारा सवाल किया। मैं बस उसके घर गया था। उसका घर बहुत छोटा है, बहुत एवरेज एरिया में है, हमारे बुटीक से भी बहुत दूर है। इस तरह आएगी जाएगी तो कितना टाइम लग जाएगा, कितनी एनर्जी वेस्ट करेगी वो। वही टाइम वो हमारे काम में लगा सकती है। तुम अपने बुटीक के पास उसे कोई बड़ा अपार्टमेंट दो, उसका घर बहुत छोटा है, और उसे अच्छी सैलरी दो। तीन, उसकी पढ़ाई इनकम्प्लीट है, उसके बाद भी मैं उसे बहुत अच्छे पैसे ऑफर कर रही हूँ। जो सैलरी मैं अभी उसे दे रही हूँ मैंने किसी और एम्प्लॉय को कभी ऑफर भी नहीं की। पर जो अमाउंट तुम कह रहे हो वो इम्पॉसिबल है किसी एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉय के लिए भी। अगर मैं उसे ये अमाउंट दूंगी तो वो तो बेहोश होकर गिर जाएगी। उसे खुद भी यकीन नहीं आएगा कि मैंने उसे इतने पैसे क्यों दे दिए। अलिसारा फ्रीन की कोई हेल्प करने को तैयार नहीं थी। उसे लग रहा था
कि फ्रीन बस बेकी को लेकर थोड़ा सा इमोशनल हो गया है, क्योंकि उसने उसे बहुत बुरे हाल में देखा है। फिर भी अपने भाई का वो दिल नहीं तोड़ सकती थी। ज़्यादा से ज़्यादा मैं ये करती हूँ कि मैं उसके फ्यूल अलाउंसेस अलग से बढ़ा देती हूँ और उसका घर चेंज करवा सकती हूँ। कह दूंगी कि कंपनी की तरफ से उसे अपार्टमेंट अलॉट किया है मैंने। ये ठीक है? वो अपने भाई को नाराज भी नहीं कर सकती थी, इसलिए बोली, थैंक यू पीसारा, तुम बस ये कर दो, ये बेटर होगा उसके लिए। रीन ने कहा, तुम भी अपनी बिजनेस स्ट्रैटेजीज को थोड़ा बेहतर करो। इसी तरह सब लोगों की मदद करते रहोगे तो एंड पे हमें दूसरों से मांगना पड़ेगा। अलिसारा ने उसे समझाते हुए कहा। उसे अभी भी लग रहा था कि फ्रीन ये सब सिंपैथी में कह रहा है। ओके पीसारा, मैं फिर तुमसे बाद में बात करता हूँ। तुम कब तक उसका फ्लैट चेंज करवाओगी? फ्रीन हवा के घोड़े पर सवार था। तुम उसके लिए फ्लैट देखकर अमाउंट दे दो, मैं उसे चाबियां भेज दूंगी। अब तुम जितना जल्दी कर सकते हो तुम कर लो। अलिसारा ने बात खत्म करते हुए कहा। वो अब इस बहस से तंग आने लगी थी। ठीक है, मैं खुद ही कोई अच्छा सा फ्लैट देखता हूँ और तुम उसे चाबियां दे देना। ये कहकर फ्रीन ने कॉल बंद कर दी और उसके बाद वो गाड़ी घुमाकर नीता के घर चला गया। एक वही थी जिससे वो अपने हर प्रॉब्लम को शेयर करता था। उसकी डॉक्टर से ज्यादा वो उसकी दोस्त थी। और सीन मूव होता है नीता के घर पर। नीता अपने लिए कॉफी और बिस्किट्स रखकर अभी लाउंज में टीवी के सामने बैठी ही थी जब फ्रीन उसके घर आ गया। कैसी हो डॉक? फ्रीन ने आकर उसे मिलते हुए कहा। मैं ठीक हूँ, आज तुम यहाँ कैसे? नीता ने मुस्कुराकर उसे देखते हुए कहा। मैं एकदम फिट, बस तुमसे मिलना चाहता था, फ्रीन ने कहा। नीता ने हाँ में सर हिलाया। क्या प्रॉब्लम है? उसने कुकीज फ्रीन की तरफ बढ़ाते हुए कहा। फ्रीन ने एक उठा ली। तुम्हें मेरा चेहरा देखकर पता लग जाता है ना, साइकोलॉजिस्ट कहीं जादू वादू तो नहीं करते? फ्रीन मजाक करते हुए बोला। तुम इस तरह के बैड जोक्स तब देते हो जब तुम कोई चीज छुपाना चाहते हो। यहाँ पर आए हो तो जरूर अपने दिल का बोझ हल्का करने आए हो, तो शुरू हो जाओ। उसने एक एक्सपर्ट की तरह ये कहकर कॉफी का मग उठाया और सिप लेने लगी। मैं किसी के लिए कुछ फील करने लगा हूँ। ये सुनकर नीता खुश हो गई। वेरी नाइस, ये तो एक अच्छी चीज है अगर तुम लाइफ में मूव ऑन कर रहे हो। पर वो शादीशुदा है। उसकी अगली बात सुनकर नीता का मुंह बन गया। क्या फ्रीन, तुम पागल हो गए हो? पागल नहीं हूं मैं। अब मैं क्या करूं कि जिस पर मेरा दिल आया है वो शादीशुदा है। फ्रीन उससे अपना प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा था। हो सकता है सिर्फ ये अट्रैक्शन हो, प्यार ना हो, नीता ने उसे समझाते हुए कहा। इतनी जल्दी तुम्हें कैसे किसी से प्यार हो सकता है? मैं तुम्हें 9 साल से जानती हूँ, तुम कभी किसी में अट्रैक्ट नहीं हुए। यही तो 9 साल बाद किसी लड़की ने मेरे दिल का दरवाज़ा खटखटाया और वो मैरिड है। मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। और तुम्हारी बीवी? नीता ने सवाल किया। उसके बारे में डैड और बाकी सब ने मुझे बता दिया है। वो बहुत पहले ही मुझे छोड़कर चली गई। नीता ने उसे हौसला देते हुए कहा। प्रीन, अपना प्यार खोने के बाद मैंने एक ही चीज समझी है कि प्यार वही होता है जो आपके पास रुक जाए। अगर वो आपको छोड़कर जाए भी तो वो आपके पास लौट आता है। अगर वो लौट कर नहीं आया तो वो तुम्हारा कभी था ही नहीं। तुम बस देखते रहो, तुम्हें तुम्हारा प्यार जरूर मिलेगा। वो प्रीन को तसल्ली दे रही थी। और तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं, वो लड़की वैसे ही शादीशुदा है, नीता ने कहा। प्रीन ने हाँ में सर हिलाया। पर फिर भी मैं चाहता हूँ कि उसकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम ना रहे। मैं चाहता हूँ उसके पास इतने पैसे हों कि वो हर चीज खरीद सके, वो अपनी मर्जी से खा सके, पहन सके, जी सके। नीता उसे देखने लगी।
साफ जाहिर था कि फ्रीन उस लड़की से कितना प्यार करता था, लेकिन इस सिचुएशन को देखकर बेटर यही था कि वो फ्रीन को समझाए। वो लड़की किसी की बीवी थी, ये गलत था, और उसने एक दोस्त होने के नाते फ्रीन को उससे दूर रहने का एडवाइस किया। अच्छा छोड़ो उसे, चलो कल मॉल चलते हैं, मुझे शॉपिंग करनी है। तुम बहुत लंबी शॉपिंग करती हो, मैं थक जाता हूँ। ठीक है, तुम्हारी मर्जी, नीता ने मुंह बनाकर कहा। अब ऐसा मुंह बनाओगी तो मुझे जाना ही पड़ेगा। कितने बजे पिक करूं? सुबह 10 बजे, नीता ने मुस्कुरा कर कहा। फिर फ्रीन ने उससे पूछा, नीता वैसे तुम्हारा प्यार भी तो लौट कर नहीं आया, तो तुम अभी तक इंतजार क्यों कर रही हो? उसने नीता को देखकर पूछा। नीता ने एक अजीब सी हंसी हंसते हुए कहा, मैं इंतजार नहीं कर रही फ्रीन, मैंने मूव ऑन कर लिया है, पर अभी तक कोई अच्छा प्रपोजल नहीं मिला जिसको मैं हाँ कहूँ। नीता ने उसे देखकर कहा। फ्रीन ने उसके करीब आकर बोला, मेरे बारे में क्या ख्याल है? ना तुम्हारे पास प्यार है ना मेरे पास, हम दोनों को प्यार में बार बार धोखा मिला है, तो क्यों ना हम आपस में ही शादी कर लें? नीता जानती थी कि फ्रीन मजाक कर रहा है। उसके बाजू पर मार कर बोली, छोड़ो इन बातों को, कल सुबह 10 बजे। और फ्रीन ने हाँ में सर हिला दिया। और सीन मूव होता है मॉल में। नीता फ्रीन के साथ शॉपिंग के लिए आई थी। लगभग 4 घंटे हो गए थे और अभी भी वो शॉपिंग करती जा रही थी। फ्रीन अब थकने लगा था। तुम्हें डॉक्टर नहीं होना चाहिए था जितनी तुम शॉपोहॉलिक हो, तुम पहले अपना इलाज करवा लो, फ्रीन उसका मजाक उड़ाते हुए कह रहा था। तुम्हें तो बस कंप्लेन करना आता है, तुम्हारी बीवी बहुत ज्यादा परेशान होगी तुम्हारी इन हरकतों से, नीता उसे छेड़ते हुए कह रही थी। तुम्हारे हस्बैंड से कम, जितनी तुमने शॉपिंग की है 2 दिन में ही बेचारे को कंगाल कर दोगी। फ्रीन के हाथ पूरी तरह भरे हुए थे। अच्छा, बाद में बहस करते हैं, वो देखो वहां पर डिजाइनर बैग्स हैं। ये कहकर नीता आगे की तरफ बढ़ी और फ्रीन शॉपिंग बैग्स उठाए उसके पीछे पीछे चल रहा था। वो फ्रीन की तरफ देख रही थी और आगे की तरफ चल रही थी। तभी आगे से आते किसी इंसान के साथ वो टकराई, जिसने उसे कमर से थामकर गिरने से बचाया। ओ सॉरी, नीता ने कहा। सामने जो इंसान था बहुत जाना पहचाना था। इस इंसान को वो नींद में भी पहचान सकती थी। ये उसका प्यार था। नोप, तुम? नीता उससे दूर हुई। कैसी हो नीता? नोप ने कहा। बहुत खुश, अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूं मैं, उसने सीने पर बाजू लपेटते हुए कहा। फ्रीन जो पीछे चल रहा था अब बात करता करता उसके बराबर में आ गया। हनी, सारी शॉपिंग क्या आज ही कर लोगी? पूरा मॉल खरीदना है क्या? तुम्हारे लिए तो मैं ये भी खरीद दूंगा, पर अब मैं बहुत थक गया हूँ, घर चलें? फ्रीन ने कंप्लेन करते हुए शॉपिंग बैग्स दिखाकर कहा। नॉर्मली ये उसका तरीका था नीता को शॉपिंग से रोकने का। उसे लगा था हमेशा की तरह नीता उसे एक पंच मारेगी, लेकिन आज नीता ने उसके बाजू में हाथ डाले और उसका गाल थाम कर बोली, हाँ बिल्कुल हनी, आप ये सारा सामान लेकर गाड़ी में जाइए, मैं 2 मिनट में आ रही हूँ। फ्रीन हैरान हो गया सामने खड़े इंसान को और नीता को एक नजर देखकर। वो वहां से चला गया। जाते हुए वो सोच रहा था, इसे क्या हुआ है? नॉब नीता की तरफ मुड़ा। ये कौन है? तुम्हारा बॉयफ्रेंड है क्या? नीता ने कहा। तुमसे मतलब? ये कहकर वो आगे की तरफ बढ़ने लगी जब नॉब ने उसका हाथ थाम लिया। नीता, मुझे एक्सप्लेन करने का मौका तो दो। नीता ने हाथ छुड़ाया। चीटिंग एक्सप्लेन करने के काबिल नहीं होती नॉब, और दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। ये कहकर वो वहां से निकली और फ्रीन के पास गाड़ी में आकर बैठ गई। फ्रीन ने गाड़ी स्टार्ट की और वो दोनों आगे बढ़ गए। ये नॉब था ना? फ्रीन ने उसे देखकर कहा। नीता ने सिर्फ हाँ में सर हिला दिया।
तुम उससे इतना प्यार करती हो तो उसे माफ क्यों नहीं कर देती? फ्रीन की बात सुनकर नीता को अपने पास्ट का वो दिन याद आया। उसकी इंटर्नशिप खत्म हो गई थी और अब वो एक सर्टिफाइड साइकोलॉजिस्ट थी। वो बहुत खुशी खुशी अपने फियांसे के घर आई थी ताकि उसके साथ शादी को प्लान कर सके। उन दोनों के पेरेंट्स ने उनकी शादी नेक्स्ट समर में प्लान की थी। वो जब अपने फियांसे के घर पर आई तो वहां पर कोई नहीं था। उसका अपार्टमेंट खाली था। नोप, नोप कहाँ हो तुम? वो हर जगह उसे देखती रही। उसका फोन ट्राई करती रही पर नोप कहीं पर नहीं था। फिर उसे टेबल पर एक नोट पड़ा मिला। सॉरी नीता, पर मैं शादी के लिए अभी तैयार नहीं हूँ। मेरे पेरेंट्स ने मुझे प्रेशराइज किया था कि मैं नेक्स्ट समर में तुमसे शादी करूं। मैं अमेरिका जा रहा हूँ, कब लौटूंगा पता नहीं। मैं अपना रिसर्च वर्क पूरा करना चाहता हूँ। आई एम सॉरी। मैं चाहता हूँ तुम जिंदगी में बहुत तरक्की करो और बहुत आगे बढ़ो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ पर अभी मैं शादी या किसी कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं। आई होप तुम समझोगी। उसका वो लेटर देखकर नीता की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसे लगा कि उसकी टांगों में जान नहीं है। अगर ऐसी बात थी तो उसे नीता को बता देना चाहिए था। यूं उसे टिच करके नहीं जाना चाहिए था। कितनी देर वो उसके कमरे में बैठकर रोती रही थी। उसके बाद नोप ने कभी नीता से कांटेक्ट नहीं किया। उसके जाने के बाद नीता बहुत बुरी कंडीशन में थी। पूरी पूरी रात उसे याद करके रोती रही थी। लेकिन अब वो इतना रो चुकी थी कि आंखों में आंसुओं के लिए जगह ही नहीं बची थी। और सीन मूव होता है प्रेजेंट में। क्या तुम अपनी बीवी को माफ कर सकते हो तुम्हें मरते हुए छोड़कर जाने के लिए? इस बात पर फ्रीन चुप हो गया। कुछ इंसिडेंट्स और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके लिए आप किसी को माफ नहीं कर सकते। फ्रीन और वो एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते थे। उसके बाद फ्रीन ने उसको उसके घर ड्रॉप किया और जब वो बुटीक पहुंचा तब बेकी गुस्से से उसके कैबिन में चलकर आई। फ्रीन उसे इतने गुस्से में देखकर हैरान हो गया और अपनी सीट से खड़ा हो गया। रेबेका, सब कुछ ठीक है? तुम इतनी गुस्से में क्यों हो? बेकी उसका चेहरा देखने लगी। मुझ पर यह मेहरबानी आपने की है? वो गुस्से से उसे देख रही थी। मेहरबानी? कौन सी मेहरबानी? फ्रीन ने कहा। मेरी जो क्वालिफिकेशन है और जो काम मैं यहाँ करती हूँ उसके लिए कोई भी इतना लग्जरी अपार्टमेंट नहीं देता जितना मिस अली सारा ने मुझे ऑफर किया है। ये सब आपने करवाया है ना? वो गुस्से से उसे देखकर कह रही थी। तुम पागल हो गई हो, मेरा इस बात से कोई लेना देना नहीं। फ्रीन ने नजरें चुराते हुए कहा। तो मेरी आंखों में देखकर कहिए। बेकी ने उसे चैलेंज दिया। फ्रीन उसकी आंखों में नहीं देख रहा था। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनने वाला। तुम्हें नहीं चाहिए तो ठीक है, जाओ यहाँ से। उसने फ्रीन के सामने आकर उसकी आंखों में देखकर कहा। मेरे बच्चे पर एहसान करने की या मुझ पर एहसान करने की कोई ज़रूरत नहीं। अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं क्या आप? आपकी पर्सनैलिटी में से अगर आपके डैड के पैसे निकाल दिए जाएं तो कुछ भी नहीं है आपके पास। मैंने बहुत स्ट्रगल से अपने बेटे को बड़ा किया है, हर चीज़ अपने दम पर हासिल की है। इसीलिए मुझे बेचारा समझकर मुझे कोई चैरिटी देने की ज़रूरत नहीं। ये कहकर बेकी ने उसके सामने खड़े खड़े वो पेपर्स फाड़ दिए और उसकी तरफ उछालकर गुस्से से चली गई। उसकी बातों ने फ्रीन को बहुत हर्ट किया। वो तो सिर्फ उसकी मुश्किलों को कम करना चाहता था। उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुंचाने का तो उसका कोई इरादा भी नहीं था। फिर बेकी क्यों उसे इतना बुरा भला सुनाकर चली गई?
उसके जाने के बाद मिस वॉन ने आकर फ्रीन को रेबेका का रेजिग्नेशन लेटर दे दिया। फ्रीन उस लेटर को देखने लगा। उसे बहुत बुरा लग रहा था। वो जल्दी ऑफिस से निकल गया। आज बेकी की बातों ने उसे बहुत ठेस पहुंचाई थी। उसने समुंदर के किनारे बैठकर रोते हुए अपनी मॉम को कॉल की, जो उसके लिए एक न्यू कार देख रही थी। फ्रीन अभी तुम्हें याद ही कर रही थी, उन्होंने उसकी कॉल अटेंड करके खुशी से कहा। फ्रीन ने रोते हुए कहा, सिर्फ आप ही तो याद करती हो मुझे मॉम, और किसी के तो याद करने के काबिल ही नहीं हूं मैं। वो रो कर कह रहा था। उसकी मॉम परेशान हो गई। फ्रीन ऐसा क्यों कह रहे हो? उसने रोते हुए कहा, जिंदगी हमेशा दूसरों के हिसाब से जीनी पड़ी है मुझे। पहले डैड की कंपनी में काम कर रहा था तो डैड के हिसाब से चलना पड़ता था मुझे। अब पी सारा का बुटीक संभाल रहा हूं तो उसके हिसाब से चलना पड़ता है मुझे। मेरी अपनी तो कोई पर्सनैलिटी ही नहीं है। वो रोते हुए कह रहा था। पर्सनैलिटी कैसे नहीं है? सब कुछ तुम्हारा ही तो है फ्रीन। यही तो याद है डैड कहते थे कि जीरो हो जीरो रहोगे। अब लगता है वो सही कहते थे। अपने दम पर तो मैंने कभी कुछ नहीं किया मॉम। डैड का बना बनाया बिजनेस मिल गया तो लोगों में लगा पैसे बांटने। किसी का दुख देखा तो उसे एडवांस दे दिया, सैलरी डबल कर दी। सोचा ही नहीं कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं, कितनी मुश्किल से। वो रोते हुए कह रहा था, पर उसकी मॉम एक ही बात पर टिक गई। उसके डैड ने पिछले 9 साल में कभी भी उसे इस तरह से नहीं कहा था। ये तो बहुत पहले की बात थी, उसके लंदन जाने से भी पहले, जब वो पढ़ने में ध्यान नहीं देता था। तो क्या उसकी कोई मेमोरी वापस आई थी जिसकी वजह से वो इस तरह से रो रहा था? फ्रीन ऐसा मत सोचो। तुम्हारे डैड जब तुम स्कूल टाइम में थे तब तुम्हें डांटते थे जब तुम पढ़ते नहीं थे। ये तो उस टाइम की बात है। अब तो वो तुम पर बहुत प्राउड करते हैं। तुमने उनके बिजनेस को कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया है। पर है तो उनका ही बिजनेस ना। मैं मिस्टर जंकी माँ के बेटे से ज्यादा कुछ हूं ही नहीं। अगर आपके और डैड के पैसे निकाल दिए जाएं मेरी जिंदगी से तो 1-2 दिन भी सरवाइव नहीं कर सकता। मैंने कभी खुद तो कुछ अजीब किया ही नहीं। डैड ने जितने पैसे दिए उसमें एंजॉयमेंट कर लिया। यही तो जिंदगी थी मेरी। कभी नहीं सोचा कि मुझे खुद से भी कुछ करना चाहिए। वो रोते हुए कह रहा था। रीन तुम्हें किसने कहा कि तुमने कुछ नहीं किया? तुमने अपने डैड को सहारा दिया है बेटा। हम अपने बच्चों पर रिलाय करते हैं, तुम पर और अली सारा पर। हमने ये जो कुछ भी बनाया है वो तुम लोगों का ही तो है। और तुम्हें किसने कहा कि तुम्हारे डैड तुम पर प्राउड नहीं करते? ये सब तुम्हारा नहीं। तुम स्ट्रेंथ हो हमारी बेटा। जब से तुम ठीक हुए हो तुम्हारे डैड कितने खुश रहने लगे हैं। तुम्हें क्या पता, जब तुम कोमा में थे तो मैं और तुम्हारे डैड कितने परेशान थे। तुम्हारे ठीक होने के लिए हम सब ने कितनी प्रेयर्स की हैं। तुम्हारे डैड तुमसे बहुत प्यार करते हैं बेटा, और मैं भी। किसने कहा कि तुम जीरो हो? तुम जीरो नहीं हो। तुम तो हमारे प्रिंस हो। ये सब कुछ तुम्हारा ही है। और जब तुम बाप बन जाओगे ना तब तुम्हें समझ आएगा कि माँ बाप अपने बच्चों को सब कुछ देना चाहते हैं। तो जो हमारा है वो तुम्हारा ही है। किसने तुम्हें इस तरह से कह दिया? रीन रो रहा था। रीन रोना तो बंद करो वरना मैं भी रोने लगूंगी। उसकी मॉम परेशान होकर कह रही थी। रीन अपना रोना रोक ही नहीं पा रहा था। तभी अचानक नीता जो वहां से गुजर रही थी उसे इस हाल में देखकर उसके पास आकर बैठ गई। फ्रीन, फ्रीन तुम ठीक हो? फोन में से
अभी भी किसी की आवाज़ आ रही थी। उसने फ्रीन के हाथ से फ़ोन लिया और कान पर लगा लिया। फ्रीन अभी घर आओ, मुझे परेशानी हो रही है। आंटी फ्रीन ठीक है? बहुत उदास लग रहा है वो। एक लड़की की आवाज़ आने पर उसकी मॉम ठहर गई। बेटा तुम कौन हो? आंटी मैं नीता हूँ। फ्रीन की दोस्त की एक खूबसूरत मीठी सी आवाज़, जिसे सुनकर उसकी मॉम मुस्कुराने लगी। तुम क्या फ्रीन की कोई ख़ास दोस्त हो? आंटी जी। नीता को समझ नहीं आया कि क्या जवाब दे। फ्रीन तो रोता ही जा रहा था। नीता बेटा तुम इसके साथ ही रहना, ठीक है? जी आंटी आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं इसके साथ ही हूँ, नीता ने कहा। उसके बाद वो फ्रीन के पास बैठकर उसे तसल्ली देने लगी। और सीन मूव होता है बेक्की के घर। खुनकुआ उसके जॉब छोड़ देने से बहुत खुश था, लेकिन खुनकुआ की मॉम इतनी खुश नहीं लग रही थी। अब क्या इस बच्चे के सारे खर्चे भी तुम पर आ जाएंगे? वो गुस्से से खुनकुआ को देखकर कह रही थी। हाँ मॉम, बेटा है मेरा। उसने अपनी मॉम को इशारा किया चुप रहने का, जो गुस्से से चुप हो गई। हाँ भाई बेटा है तुम्हारा, करो जो करना है। वो गुस्से से खाना बनाने की तैयारी करने लगी। उसने बेकी के हाथ पर हाथ रखकर कहा, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, सब कुछ हो जाएगा, मैं बहुत मेहनत करूंगा। बेकी ने एक फीकी सी हंसी हंसी। थोड़ी देर में उसका फोन बजने लगा। ये अलिसारा की कॉल थी। खुनकुआ ने देखकर उसे फोन उठाने से मना कर दिया। मत उठाओ, नंबर अब ब्लॉक कर दो, रिजाइन तो कर दिया है तुमने। बेकी ने पहले उसकी बात मानकर फोन काट दिया, लेकिन नंबर ब्लॉक नहीं किया। अलिसारा बार बार कॉल करने लगी। फिर फाइनली उसे फोन उठाना पड़ा और वह फोन अटेंड करके साइड पर आ गई। जी मिस अलिसारा, बेकी ने कहा। रेबेका तुम्हारे और फ्रीन के दरमियान क्या कोई बड़ी बात हुई है? नहीं नहीं तो, बेकी ने कहा। तो तुमने रिजाइन देकर मेरे दिए हुए घर के कागज फाड़कर उसके मुंह पर क्यों दे मारे? ये सारी बात मिस वॉन से उन्हें पता चली थी। हो सकता है कि वो मजाक मजाक में कभी कुछ कह जाता हो, पर वो एक अच्छा इंसान है और जो तुमने किया वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं था। तुम्हें जॉब करनी है या नहीं करनी, ये तुम्हारा पर्सनल रीजन है, पर मेरे भाई की इस तरह इंसल्ट करने का तुम्हें कोई हक नहीं था। अलिसारा के लिए कोई भी चीज़ उसके भाई से इम्पोर्टेंट कैसे हो सकती थी? उसकी अपनी मॉम से भी बात हुई थी। फ्रीन कैसे रोया था उसकी मॉम ने जब बताया, तो अलिसारा का गुस्सा और बढ़ गया। तुम्हारी इस हरकत की वजह से मेरा भाई कितना हर्ट हुआ है, कितना रोया है। क्या कह दिया था तुमने उससे ऐसा? वो गुस्से से रेबेका को कह रही थी। मैम मैंने तो उसे समझ नहीं आई कि क्या कहे। देखो, मेरे लिए तो मेरे भाई से इम्पोर्टेंट कोई चीज़ नहीं है। उसने मुझे बार बार रिक्वेस्ट की है तो मैं तुम्हें कॉल कर रही हूँ। वो कह रहा है कि अगर उसकी वजह से तुम जॉब छोड़ रही हो तो मत छोड़ो। वो वैसे भी अब मेरे बुटीक नहीं आएगा। मैं कुछ दिन में वापस आने वाली हूँ। उसने हमेशा अलिसारा को नर्म देखा था, लेकिन अपने भाई के लिए वो बहुत प्रोटेक्टिव थी और कहीं ना कहीं बेकी की वजह से उसका भाई रोया था, इसीलिए वो बहुत गुस्से में थी। उसके लिए बेकी सिर्फ एक एम्प्लॉय थी, उसे ज्यादा कुछ नहीं। उसे कोई हक नहीं था उसके भाई को बातें सुनाने का, मिसबिहेव करने का। वो तो ये नहीं समझ पा रही थी कि फ्रीन अब भी इस लड़की की इतनी सिफारिश क्यों कर रहा था। शायद इसलिए क्योंकि वो उसके बच्चे को बहुत पसंद करने लगा था। मैम, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं कहीं और जॉब देख रही हूँ। तुम्हें पता है अपनी क्वालिफिकेशन का? क्या मुझसे अच्छी सैलरी कोई पूरे थाईलैंड में तुम्हें ऑफर कर सकता है? मुझे नहीं लगता। अलिसारा ने उसकी एजुकेशन पर चोट की। राइल की वजह से
वो अपनी एजुकेशन कंटिन्यू नहीं कर पाई थी। मैं जानती हूँ मैम, पर देखो शायद मैं तुम्हें कुछ ज़्यादा ही सुना गई, लेकिन मैं अपने भाई से बहुत प्यार करती हूँ। वो कोई भी इंसान जो उसे तकलीफ दे, वो मेरे लिए मेरे दुश्मन के जैसा है। और मेरा भाई रोया है सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम्हारी बातों ने उसे इतना हर्ट कर दिया कि वो जो कभी नहीं रोता रोने लगा। मैं चाहती हूँ कि तुम जॉब पर आओ, क्योंकि वो चाहता है। अगर प्रॉब्लम फ्रीन है तो उसने मुझे कहा है कि वो दोबारा मेरे बुटीक नहीं आएगा। वो चाहता है कि तुम काम करो अपने बच्चे के लिए। अली सारा की आवाज में पहले वाली नरमी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो फ्रीन की खातिर ये चाहती थी कि बेकी दोबारा जॉब स्टार्ट कर दे। बेकी भी ये जानती थी कि जो पैसे अली सारा ऑफर कर रही है वो वाकई उसे कोई और नहीं देगा। उसे फिर से 12-12, 14-14 घंटे काम करना पड़ेगा ताकि वो अपने एक्सपेंसेस को मैनेज कर सके। ठीक है मैम, मैं कल से ज्वाइन कर लेती हूँ, बेकी ने कहा। गुड फॉर यू। और मैं दोबारा से नए पेपर्स तैयार करवा कर भेज रही हूँ। प्लीज़ इस दफ़ा फाड़ना मत, उसने गुस्से से कहा और फ़ोन रख दिया। बेकी फ़ोन को देखने लगी। मजबूरी बहुत बुरी होती है। उसकी मजबूरी उसका बेटा था और इसलिए वो अली सारा की बात को इनकार नहीं कर पाई। खुनकुआ को जब ये पता लगा कि बेकी ने दोबारा जॉब ले ली है तो वो काफ़ी नाराज़ हुआ, लेकिन खुनकुआ की मॉम ने इस बार बेकी को सपोर्ट किया क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि राइल की कोई भी जिम्मेदारी खुनकुआ के ऊपर आ जाए। बेकी की मॉम ये सारी सिचुएशन खामोशी से देख रही थी। अपनी बेटी की इस सिचुएशन पर वो बहुत दुखी थी, लेकिन कुछ नहीं कह सकती थी। कुछ दिन में बेकी का घर मूव हो गया उस जगह पर जहां फ्रीन ने खरीदा था। ये घर पहले वाले घर से बहुत बड़ा और लग्जरी था। यहाँ हर वो चीज़ थी जो शायद बेकी अगर कई सालों तक काम करती तो ना जमा कर पाती। उस दिन के बाद से अब तक उसका फ्रीन से बिल्कुल सामना नहीं हुआ था, ऐसे जैसे फ्रीन उसकी जिंदगी में कभी आया ही ना हो। धीरे धीरे वक्त गुजरने के साथ अली सारा का गुस्सा भी ठंडा हो गया था और अब वो उससे पहले की तरह नॉर्मली बात करने लगी थी। कुछ दिन में वो अमेरिका से वापस आने वाली थी और अब बेकी की मॉम काफी दिन रहने के बाद अपने घर जा रही थी। और सीन मूव होता है उस दिन जब बेकी की मॉम अपने घर वापस जा रही थी। वो सब लोग उन्हें सी ऑफ करने के लिए स्टेशन तक आए थे, लेकिन उसके बाद वो अंदर अकेले गई थी। बेकी काम के लिए लेट हो रही थी और खुनकुआ भी। खुनकुआ की मॉम भी अपने घर वापस चली गई थी। वो दूसरी सिटी में रहती थी। जब बेकी की मॉम उन्हें बाय कहने के बाद स्टेशन के अंदर आई तो अचानक एक चोर ने उनका पर्स चुरा लिया जिसमें उनकी टिकट और बहुत से पैसे थे। फ्रीन स्टेशन पर अपने किसी दोस्त को सी ऑफ करने आया था जिसने ये सब कुछ देखा और उस चोर के पीछे दौड़ने लगा। थोड़ी देर में वो चोर से बेकी की मॉम का पर्स वापस ले आया। ये लीजिए आंटी आपका पर्स। फ्रीन ने पर्स उन्हें थमाते हुए कहा, थैंक यू बेटा। ये चेहरा, ये आंखें, ये मुस्कुराहट वो कैसे भूल सकती थी। उनकी बेटी ने पूरी दुनिया से लड़कर इस इंसान से शादी की थी। लंदन में वो फटी हुई आंखों के साथ फ्रीन को देख रही थी। तुम कौन हो बेटा? मैं फ्रीन हूँ, फ्रीन नाम है मेरा। अचानक ही उसे एक ज़रूरी कॉल आई और उसने घड़ी को देखा। वो किसी मीटिंग के लिए लेट हो रहा था। ओके आंटी, अपना ख्याल रखिएगा और ध्यान से जाइएगा। ये कहता वो घड़ी देखता, सेलफोन पर बात करता वहां से चला गया। बेकी की मॉम शॉक्ड सी फ्रीन को देखती जा रही थी। आंटी मैं फ्रीन हूँ, फ्रीन नाम है मेरा। मॉम
उसका नाम फ्रीन है, बहुत अच्छा है। मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ। उनके कानों में कई साल पहले बेकी की कही वो बातें गूंजने लगी थीं। क्या ये वही था? नहीं, ये वो कैसे हो सकता है? वो तो मर चुका था। बेकी की मोम पूरा रास्ता परेशान रही। वो पुकेट में रहती थी। पुकेट स्टेशन पर उनके हस्बैंड उन्हें पिक करने आए। पूरा रास्ता वो अपनी बीवी की एंजाइटी को समझ रहे थे। हर आकर शाम को उन्होंने बेकी की मॉम से पूछा, हनी, तुम जब से आई हो परेशान हो, कुछ हुआ है क्या? वो प्यार से पूछ रहे थे। मैंने मैंने फ्रीन को देखा। फ्रीन? कौन फ्रीन? बेकी के डैड ना समझने वाले अंदाज में अपनी वाइफ को देखकर पूछ रहे थे। बेकी का हस्बैंड फ्रीन, मैंने देखा उसे। तुम उसे कैसे देख सकती हो? उसे मरे सालों हो गए हैं। उन्होंने गुस्से से अपनी वाइफ को देखते हुए कहा, आई स्वेयर, मैंने उसे आज स्टेशन पर देखा। मेरा पर्स किसी चोर ने ले लिया था और उस लड़के ने वापस ला कर दिया था मुझे, और वो फ्रीन था, मैं 100% श्योर हूँ। बेकी के डैड ने उन्हें चुप रहने का इशारा किया और गुस्से से देखकर बोले, चलो मान लेता हूँ वो लड़का जिंदा है। क्या बदलेगा इससे? बेकी की जिंदगी बदल जाएगी। बेकी ने बहुत शर्मिंदा किया था मुझे सालों पहले। मैंने उसे कहा था कि खून कुआं को डेट करे। अच्छा कमाता है, गुड लुकिंग भी है, काम भी अच्छा कर रहा था। लेकिन उसने किसे पसंद किया? उस 2 टके के गवैये को। हम सब से लड़कर लंदन में जाकर उसने एक 3rd क्लास से सिंगर से शादी कर ली। और अब तुम क्या चाहती हो? हम बेकी को बता दें कि बेटा, तुम्हारा हस्बैंड वापस आ गया है? और खुनकुआ से क्या कहेंगे कि हमें अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें हमारा गवैया दामाद मिल गया है? और इससे राइल पर क्या असर पड़ेगा, ये भी सोचो। बेकी के डैड उसकी मॉम को सुनाते जा रहे थे, राइल खुनकुआ का बेटा नहीं है, फिर भी उसने हमेशा उसे अपने बेटे की तरह रखा है, कोई तकलीफ नहीं दी। जबकि उसका अपना बाप उसकी जिम्मेदारी उठाने से इनकार करके उसे छोड़कर चला गया। तुम बेकी की जिंदगी में एक नया तूफान लाना चाहती हो ये सब बताकर। और क्या गारंटी है कि वो लड़का राइल को क्लेम करेगा भी? अगर उसने मानने से ही इनकार कर दिया तो हम क्या करेंगे? मुंह छुपाते फिरेंगे। ये सारी बातें सुनकर बेकी की मोम खामोश हो गई। ये बात सच थी कि उनकी बेटी ने उनकी इजाज़त के बगैर लंदन में जाकर किसी सिंगर से शादी कर ली थी। एक गरीब लड़का जिसके पास कुछ भी नहीं था, बेकी ने उसे अपने लिए चुना था। जबकि उसके डैड ने यहाँ लंदन से उसे खुनकुआ के साथ भेजा था, जो बहुत अच्छा पढ़ रहा था, जिसका फ्यूचर ब्राइट था, जो आज भी बेकी के साथ खड़ा था। लेकिन उसकी मॉम कहीं ना कहीं ये समझती थी कि बेकी को हर चीज़ पता होनी चाहिए, ये उसका हक था। और सीन मूव होता है कुछ दिन बाद। फ्रीन उस इंसिडेंट के बाद से कभी भी अलिसारा के बुटीक में नहीं गया था, लेकिन ना चाहते हुए भी वो कभी बेकी को अपने दिलो दिमाग से निकाल नहीं पाया। उन दोनों ने पताया में जो डिस्प्ले किया था उसकी वजह से अलिसारा को एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला था। सेलिब्रेट करने के लिए उसने पार्टी रखी थी। बेकी पार्टी में खुनकुआ के साथ आई थी। हाय रेबेका, आ गई तुम? अब अलिसारा उस पर गुस्से नहीं थी। हाय मैम, ये मेरे हस्बैंड हैं, बेकी ने खुनकुआ को मिलवाते हुए कहा। नाइस टू मीट यू, एंजॉय द पार्टी, ये कहकर वो फिर अपने मेहमानों में बिजी हो गई। राइल भी उनके साथ था। वो दौड़ता हुआ युंजू के पास चला गया और उसके बाद फ्रीन के मॉम और डैड से मिला। राइल उनके घर रह चुका था
और उन दोनों को वो बच्चा बहुत प्यारा लगता था। वो काफ़ी देर बच्चों से बातें करते रहे और फिर बच्चे दूसरे बच्चों के साथ गेम जोन की तरफ चले गए। उसकी नजरें ना चाहते हुए भी फ्रीन को ढूंढ रही थी जो कहीं नजर नहीं आ रहा था। खुनकुआ खामोशी से आज बेकी के साथ आया था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि बेकी फ्रीन से अकेले में मिले किसी भी रीज़न से। वो जल्द से जल्द अमेरिका जाना चाहता था और उसके लिए हर तरह से कोशिश कर रहा था। बेकी, क्या हुआ, बोर हो रही हो? खुनकुआ ने उसे इधर उधर देखते पकड़ लिया। हाँ, बोर हो रही हूँ, कितना बोरिंग सा म्यूजिक है, बेकी ने कहा। हाँ, वो तो है। अगर पार्टी अच्छी नहीं लग रही तो थोड़ी देर में ही चलते हैं, खुनकुआ ने कहा। वो तो वैसे भी यहाँ बैठना नहीं चाहता था। नहीं, मैम ने इतनी रिक्वेस्ट के साथ कहा है, अच्छा नहीं लगता। और वैसे भी उन्होंने इतना लग्जरी अपार्टमेंट दिया है हमें, हमें उनका थैंकफुल तो होना ही चाहिए, बेकी कह रही थी। खुनकुआ समझ रहा था और वो बेकी के एक्सप्रेशंस और हर चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा था। थोड़ी देर में बेकी टेबल से उठी। मैं अभी आती हूँ, ये कहकर वो मेन एंट्रेंस की तरफ चलने लगी। तभी वहां सामने से कोई और चलता आया जिसके हाथ में एक लड़की का हाथ था। दोनों की नजरें टकराईं, वो नजरें जिन्हें वो कभी रेजिस्ट नहीं कर पाती थी। वो उसकी तरफ देख रहा था, उसे पहचान रहा था, फिर भी उसे यूं इग्नोर करके उसके सामने से गुजर गया जैसे वो वहां पर हो ही ना। फ्रीन का यूं इग्नोर कर जाना बेकी का दिल तोड़ गया। उसे एक दर्द महसूस होने लगा, आंखें लाल होने लगी। ये लड़की कौन थी? उसके दिल में ये सवाल उठने लगा। न चाहते हुए भी वो दोबारा टेबल पर आई। बराबर वाली टेबल पर फ्रीन उस लड़की के साथ बैठा यूं बातें कर रहा था जैसे बेकी को उसने देखा ही ना हो, जैसे उन दोनों का कभी कोई लेना देना रहा ही ना हो। सब कुछ बेकी ने खुद ही तो खत्म किया था, फिर उसका इग्नोर करना, किसी और लड़की से हंसकर बातें करना, उसका दिल क्यों जला रहा था? वो खुनकुआ को देखकर मुस्कुराकर बातें करने लगी। फ्रीन देखने में लग रहा था कि बेकी को नजरअंदाज कर रहा है, पर उसे अपने हस्बैंड के साथ यूं बातें करता देखकर उसका खून खोल रहा था। नीता ने उसे देखकर कहा, फ्रीन, अगर ये इतना मुश्किल है तो खुद को कंट्रोल करो, हम कहीं और चलते हैं। हम पार्टी में बस थोड़ी और देर रुकेंगे और निकल जाएंगे। नीता समझ रही थी उसकी हालत को। नहीं नीता, मुझे इससे गुजरना होगा, फ्रीन ने कहा। मुझे इसकी आदत डालनी होगी। नीता समझ रही थी। उसके हाथ पर हाथ रखकर बोली, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये सुनकर फ्रीन मुस्कुराने लगा। बेकी बड़े गौर से ये सब देख रही थी। नीता का हाथ फ्रीन के हाथ में देखकर उसे तो आग लग गई। हनी, चलिए डांस करते हैं, बेकी ने खुनकुआ से कहा। हाँ, क्यों नहीं? खुनकुआ उसका हाथ पकड़कर डांस फ्लोर पर चला गया। उसका पूरा ध्यान फ्रीन पर था। फ्रीन यूं तो उन दोनों की तरफ नहीं देख रहा था, लेकिन उसकी आंखें लाल होती जा रही थीं। खुनकुआ को ऐसा लगा जैसे एक बहुत कीमती चीज़ है जो फ्रीन को चाहिए, लेकिन वो खुनकुआ के पास है। ये सोचकर उसके दिल में सुकून भरने लगा। इस इंसान से एक अजीब सी नफरत थी उसे, वो नफरत जिसमें वो पूरी दुनिया जला सकता था। उसकी जिंदगी की सबसे कीमती चीज खुनकुआ के साथ थी, उसके पास थी। फ्रीन नीता को लेकर डांस फ्लोर पर आ गया। नीता ने बहुत ही ओपन ड्रेस पहन रखा था। फ्रीन का हाथ उसकी कमर में था और उसकी नेकेड बॉडी को टच कर रहा था। पैकी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसने भी एक ब्लू कलर की खूबसूरत मैक्सी पहनी थी, स्लीवलेस, लेकिन
उसकी बॉडी पूरी तरह कवर्ड थी, लेकिन नीता उसकी कमर को फ्रीन के हाथ छू रहे थे। ये देखकर बेकी को न जाने क्यों गुस्सा आता जा रहा था। थोड़ी देर डांस करने के बाद वो खुनकुआ के साथ जाकर टेबल पर बैठ गई। खुनकुआ फ्रीन की आंखों में उस दर्द को बहुत एंजॉय कर रहा था। वैसे तो वो बेकी और फ्रीन को एक दूसरे से दूर रखना चाहता था, लेकिन इस तरह से फ्रीन का जलना उसे बेकी के साथ देखकर उसकी आंखों का दर्द उसे बहुत मज़ा दे रहा था। अचानक ही उसने कुछ ऐसा किया जिससे बेकी और फ्रीन दोनों ही बहुत हैरान रह गए। फ्रीन को तो लगा कि वो पागल हो जाएगा। वो बेकी के साथ बैठा था। उसने अचानक अपनी उंगलियां बेकी की लेग्स पर मूव करनी शुरू कर दी। बेकी ने चौंक कर उसे देखा। फ्रीन के सामने वो उसे रोकना नहीं चाहती थी। फ्रीन बड़ी गहरी नजरों से उन दोनों को ही देखता जा रहा था। आंखों में खून उतर आया था। नीता उसके एक्सप्रेशंस को समझ रही थी। फ्रीन फ्रीन कंट्रोल करो। फ्रीन इट्स ओके, देखो मेरी तरफ, वहां मत देखो। वो उसे समझा रही थी। मैं अभी आता हूँ। ये कहकर फ्रीन वहां से निकला और बाहर जाकर सिगरेट पीने लगा, खुद को रिलैक्स करने के लिए। बेकी ने खुनकुआ का हाथ उसके जाने के बाद पीछे कर दिया। हनी, अच्छा नहीं लगता, कोई देख लेगा। अब क्योंकि फ्रीन जा चुका था तो खुनकुआ ने भी हाँ में सर हिला दिया और सीधे होकर बैठ गया। फ्रीन बाहर सिगरेट पी रहा था और नीता वॉशरूम की तरफ जा रही थी। तभी रास्ते में उसने नॉब को देखा। वो नॉब को इग्नोर करके आगे बढ़ रही थी जब नॉब ने उसे खींचकर अपने करीब कर लिया। आखिर कब तक तुम मुझसे दूर रहोगी? एक ना एक दिन तो तुम्हें मुझे माफ कर ही देना है ना, तो अब क्यों नहीं? नॉब उससे माफी मांगने की बजाय उसे चैलेंज करते हुए कह रहा था। माफी? किस बात की माफी? तुम्हें जो ठीक लगा तुमने किया और अब ये मेरी लाइफ है, तो तुम निकल जाओ यहाँ से। ये कहकर उसने नॉब को खुद से दूर किया। मुझे पता है तुम मुझसे प्यार करती हो, मैं भी करता हूँ तुमसे। जो किया चलो उसके लिए सॉरी बोल रहा हूँ तुम्हें। उसने अपनी पॉकेट से अंगूठी निकाली और जबरदस्ती नीता की उंगली में पहना दी। ये रही अंगूठी और अब तुम मेरी हो। नीता ने अपना हाथ छुड़ाया। वो अंगूठी निकालकर उसके मुंह पर मारी। तुम्हें तो अभी भी प्यार का मतलब ही नहीं पता नौब। प्यार में अपनी खुशी नहीं, अपनों की खुशी को देखते हैं, और मैंने अपना लाइफ पार्टनर ढूंढ लिया है। ये कहकर वो उसे धक्का देती हुई जा रही थी जब नौब ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक दिया। अच्छा, पार्टनर ढूंढ लिया है तुमने? उस फ्रीन सरोजा से शादी कर रही हो तुम? अगर ऐसा है तो ये रिंग अभी तक अपने गले में क्यों पहनी है? ये तो उसकी उंगली में होनी चाहिए। वो नीता को देखकर कह रहा था। ये वो वेडिंग रिंग थी जो नीता कभी नौब को पहनाने वाली थी। उसके जाने के बाद से उसने एक लॉकेट में उस रिंग को लगाकर अपनी गर्दन में पहन रखा था। पहनाऊंगी और आज तुम्हारे सामने ही पहनाऊंगी। वो गुस्से से ये कहती आगे की तरफ बढ़ गई। जब वो मेन हॉल में आई तो प्रिंस स्टेज पर खड़ा यूं अपने डैड और मॉम से बातें कर रहा था। थोड़ी देर पहले अलिसारा ने एक स्पीच दी थी और सब लोगों ने उसे कॉन्ग्रेचुलेट किया था। अब वहां खड़े सब फोटो सेशन करवा रहे थे जब नीता आई और चलती स्टेज के ऊपर चढ़ गई। उसके हाथ में एक रिंग थी। रेन उसे देखने लगा। शादी करोगे मुझसे? उसने फ्रीन की आंखों में देखकर पूछा, जिसने खुनकुआ और बेकी को देखा। कुछ देर पहले जो खुनकुआ ने किया था अब वो उसे दोबारा करने लगा था। फ्रीन का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उसी गुस्से में उसने एक नजर बेकी को देखा जिसकी आंखें लाल हो रही थी, और फिर नीता को देखकर कहा, मैं तो तुम्हारा ही हूं।
ये कहकर उसने हाथ आगे बढ़ाया तो पहना दो अंगूठी, और नीता ने यूं ही गुस्से में रीन को अंगूठी पहना दी। उन दोनों के लिए ये उनका ईगो गेम था, लेकिन सामने खड़े सब लोगों के लिए ये एक प्रपोजल था जिसके लिए अब सब उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे। सबकी कॉन्ग्रेचुलेशंस को देखकर उन्हें समझ आई कि अभी अभी उन दोनों ने क्या किया था। वेल डन माय बॉय, बहुत बोल्ड और अच्छी लड़की ढूंढनी है तुमने, रीन के डैड कह रहे थे। वाह अंकल, चॉइस तो बहुत अच्छी है, एकदम मॉडल लगती हैं ये, युंजू कह रहा था। अब तुम भी तो पहनाओ इसे रिंग, रीन की मॉम ने कहा। रीन तो बिना किसी तैयारी के आया था, कोई रिंग नहीं थी उसके पास। पर मॉम, मेरे पास कोई रिंग नहीं है। कोई बात नहीं, उसकी मॉम ने अपनी एक एक्सपेंसिव डायमंड रिंग निकालकर उसे दे दी। ये पहना दो, बाद में हम अपनी बेटी की पसंद से भी कोई और रिंग बनवा लेंगे, उन्होंने प्यार से कहा। रीन ने वो रिंग पकड़ी और नीता की उंगली में पहना दी, एक खूबसूरत डायमंड रिंग जिसकी चमक नोब की आंखें जला रही थी। उसे अंदाजा भी नहीं था कि नीता ये भी कर सकती है। उसे रिजेक्ट करने के लिए उसने पूरी दुनिया के सामने रीन को एक्सेप्ट कर लिया था। नोब की आंखों से आंसू बह रहे थे। बेकी की आंखें भी पूरी तरह लाल हो रही थी। अब चलते हैं, उसने खुनकुआ से कहा। ठीक है, तो बस खाना खाकर चलते हैं, अब तो खाना लग ही गया है, खुनकुआ ने कहा। ठीक है, आप खा लीजिए, मुझे भूख नहीं, ये कहकर वो खड़ी हुई। मैं जरा राइल को देख लूं। वो राइल को देखने के लिए आगे बढ़ी। तभी खुनकुआ ने रीन को देखते हुए फिर से पीछे से उसे हग कर लिया। अपना चेहरा वो बेकी के कान के पास लाया और धीरे से बोला, मैं वेट करूंगा बेबी। उसका एक हाथ बेकी की चेस्ट पर था और दूसरा हाथ बेकी की कमर से होता हुआ उसकी बेली पर जा रहा था। रीन के लिए अब बर्दाश्त करना मुश्किल था। बेकी खुद को खुनकुआ की बाहों से छुड़ाकर बाहर निकली। मैं राइल को देख कर आती हूँ, ये कहकर वो तेजी से उससे दूर चली गई। रीन भी जुनून में जलता हुआ उसके पीछे जाने लगा। बेकी राइल को ढूंढ रही थी जब रीन उसका हाथ पकड़कर गुस्से से खींचता हुआ उसे अपने साथ ले जाने लगा। ये आप क्या कर रहे हैं? उसने रीन को खुद से दूर करते हुए कहा, जो उसे खींचता जा रहा था। रीन यूं ही उसे खींचता हुआ अपने साथ वॉशरूम में ले गया। उसने जाकर वॉशरूम का दरवाजा लॉक किया और बेकी की तरफ मुड़ गया, जो उसे देखकर उल्टे कदम लेने लगी। ये ये ठीक नहीं है, रीन ने उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा। तो ठीक क्या है? इस बात का जवाब उसके पास भी नहीं था। उसने झटके से बेकी को वॉश बेसिन पर बिठा दिया और उसके चेहरे को थामकर उसे पैशनेटली किस करने लगा। बेकी का दिमाग सुन्न होने लगा। पिछले 9 साल में उसने ये जज्बात कभी भी खुनकुआ के लिए महसूस नहीं किए थे, लेकिन रीन की बाहों में आते ही न जाने क्यों वो पिघलने लगती थी। रीन उसकी होंठों की मिठास को अपने अंदर उतारता जा रहा था। वो उसके लिप्स को पैशनेटली किस करता रहा, फिर धीरे धीरे उसकी नेक को किस करता हुआ उसके शोल्डर्स तक जाने लगा। उसने बेकी की ड्रेस की स्ट्रैप्स नीचे कर दिए और वो कमर तक फिसल कर गिर गई। उसके बाद वो अपनी उंगलियों से बेकी को टच करने लगा। वो बेकी को हर जगह टच करता जा रहा था, हर जगह किस करता जा रहा था। बेकी के हाथ मजबूती से बेसिन पर टिके थे, जो न जाने कब एक गर्दन के गिर्द घूमने लगे। उसे पता ही नहीं चला। एक एहसास था, एक जुनून था जो दोनों में बढ़ता जा रहा था। रीन
उसे नेक से लेकर शोल्डर तक किस करता रहा और फिर धीरे धीरे नीचे जाने लगा। थोड़ी देर वो बेकी के चेस्ट पर रुका और उसे वहां लिक करने लगा। जब उसने ऐसा किया तो बेकी के मुंह से सिसकी निकली। रीन। वो बस उसका नाम लेते जा रही थी। रीन ने और पैशनेटली उसे लिक करना शुरू कर दिया। बेकी उसे अपने और करीब करने लगी। दोनों एक दूसरे में खोते जा रहे थे। थोड़ी देर बाद रीन ने दोबारा उसकी आंखों में देखा। वो आंखें जिनमें वो खो जाती थी, अपना आप भूल जाती थी। रीन ने बेकी का चेहरा थामा और दोबारा उसे पैशनेटली किस करने लगा। उसका राइट हैंड बेकी के चेहरे पर था और लेफ्ट हैंड उसकी बॉडी पर मूव कर रहा था। जैसे ही रीन की उंगलियां बेकी की फ्लैट बेली से होते हुए नीचे गईं और उसके सेंसिटिव स्पॉट को टच करने लगी, बेकी की आंखों में रायल का चेहरा घूम गया। वो झटके से फ्रीन से अलग हुई। ये क्या कर रहे हैं आप? उसने अपने कपड़े ठीक किए और झटके से बेसिन से नीचे उतर गई। फ्रीन दोबारा जुनून से उसकी तरफ बढ़ने लगा। मैंने कहा छोड़िए मुझे। उसने दोबारा फ्रीन को दूर किया। फ्रीन एक बार फिर उसकी तरफ बढ़ रहा था। तभी बेकी ने उसके चेहरे पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। फ्रीन, ये क्या कर रहे हैं आप? ये गलत है। आपकी शादी होने वाली है और मैं मैरिड हूँ। एक 9 साल का बच्चा है मेरा। वो ये कह रही थी। ये सुनकर फ्रीन अपनी सेंसेस में आया और उल्टे कदम लेकर दूसरी तरफ मुंह करके खड़ा हो गया। जानता हूँ, ये कहकर उसने अपना हाथ दीवार पर मारना शुरू कर दिया। जानता हूँ, जानता हूँ, जानता हूँ। उसका हाथ जख्मी हो रहा था। बेकी के दिल में दर्द हो रहा था। फिर भी अभी फ्रीन के पास जाना ठीक नहीं होता। वो मुड़ा और बेकी को देख कर बोला, जानता हूँ कि रास्ते अलग हैं, जानता हूँ कि मंजिलें अलग हैं हमारी, जानता हूँ कि ये सब ठीक नहीं है। ये कहते हुए उसने बेकी को कंधों से पकड़कर झंझोड़ दिया और अपने करीब करके बोला। वो बेकी की आंखों में देखकर पूछ रहा था, तो फिर क्यों तुम्हें देखकर दिल धड़कना भूल जाता है? क्यों तुम्हारे आते ही इसकी धड़कनें तेज हो जाती हैं? जब तुम दूर होती हो तो ये रुकने लगता है। तुम्हारी चोट, तुम्हारी हंसी, तुम्हारे आंसू, हर चीज मेरे अंदर बसती चली गई, मुझे पता ही नहीं चला। क्यों तुम्हारा अनजान चेहरा उन सब लोगों से प्यारा है मुझे, जिन्हें मैं जानता हूँ। बेकी उसे देखने लगी। ये वो सवाल थे जिनका जवाब उसके पास भी नहीं था, जो वो रोज खुद से पूछती थी। आज फ्रीन भी उसके सामने खड़ा उससे वही सवाल पूछ रहा था। अभी उसके दिमाग में उसकी जिम्मेदारियां और रिश्ते घूम रहे थे। दिल में सामने खड़े इस लड़के के लिए एक तड़प थी। फ्रीन अब आंखों में दर्द लिए उसे देख रहा था। क्यों जब तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें छूता है तो आग लग जाती है मुझे? क्यों जब वो तुम्हें मुस्कुरा कर देखता है तो दिल चाहता है जान ले लूं मैं उसकी? ये जानते हुए भी कि किसी और की अमानत हो तुम, खुद को तुम्हारे करीब आने से मैं रोक ही नहीं पाता। बताओ बताओ रेबेका, मैं क्या करूं? ये कहते हुए उसने बेकी को झटके से खुद से दूर किया और दोनों हाथ फैलाता हुआ आंखों में आंसू लिए कहने लगा, क्या करूं मैं? क्या करूं समझ नहीं आ रही है मुझे। तुम ही बताओ क्या करूं? तुमसे जितना दूर जाता हूं, तुम्हारे लिए अपने अंदर उतनी ही तड़प महसूस करता हूं। और तुम भी करती हो, इनकार मत करना।
वो उसे देखकर पूछ रहा था, कह दो कि नहीं करती तुम मुझसे प्यार, तो जो कुछ भी हमारे दरमियान है उसे मैं भ्रम समझकर भूल जाऊंगा। लेकिन तुम्हारी आंखें मुझे बार बार चीख चीख कर कहती हैं कि तुम प्यार करती हो मुझसे। बेकी उसे देखकर कहना चाहती थी कि हाँ, नहीं करती तुमसे प्यार, लेकिन ये खुद से झूठ बोलना होता और फ्रीन की आंखें देखकर वो खुद से झूठ बोल ही नहीं पाती थी। कौन हो तुम? वो आंखों में सवाल लिए उसे देख रहा था। बेकी ने आंखें सख्त करके उसे गुस्से से देखते हुए कहा, मुझे आपकी इन फालतू बातों का जवाब नहीं देना। ये कहकर वो उसके पास से गुजरकर दरवाजा खोलकर वॉशरूम से बाहर निकली। फ्रीन बिल्कुल उसके पीछे था। उसका हाथ पकड़कर फ्रीन ने उसे रोक दिया। देखो रेबेका, प्लीज, मैं नहीं जी सकता तुम्हारे बगैर। मैं अपने ऊपर कंट्रोल खो बैठता हूं तुम्हें देखकर। प्लीज समझो मुझे। वो अपनी प्रॉब्लम उसे समझाना चाह रहा था। मुझे आपकी इन फालतू बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं, ये कहकर वो हाथ छुड़ा रही थी। तभी कर्क वहां आ गया। फ्रीन वो उन दोनों को देखकर शॉक्ड रह गया। ये लड़की, इसे तो वो नींद में भी पहचान सकता था। इस लड़की के लिए फ्रीन की जुनून से भरी मोहब्बत तो लंदन यूनिवर्सिटी का कोई भी उस बैच का स्टूडेंट बता सकता था। वो हैरानी से उस लड़की को देख रहा था जो उसके आते ही हाथ छुड़ाकर कहीं गायब हो गई। फ्रीन रोया हुआ लग रहा था। कर्क ने उसके पास आकर कहा, फ्रीन सब ठीक है, क्या हुआ? फ्रीन ने कर्क को टाइटली हग कर लिया। कर्क, मेरे भाई, मैं पागल हो रहा हूं। फ्रीन काम डाउन। कर्क उसे काम डाउन करता अपने साथ बाहर ले गया। वो तो उसे और नीता को एंगेजमेंट के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करने आया था, पर बेकी को देखकर उसका तो दिमाग ही हिल गया। वो फ्रीन का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले गया। फ्रीन ने उसे रेबेका के बारे में सब कुछ बताया। वो मैरिड है, एक बच्चे की माँ है, अलिसारा के बुटीक में जॉब करती है और अब फ्रीन उससे प्यार करने लगा है, जुनून की हद तक। कर्क के लिए ये बात कोई इतनी अनजानी भी नहीं थी। अगर फ्रीन बेकी से प्यार नहीं करेगा तो किससे करेगा? लेकिन बेकी रेबेका कब बन गई? उसने सच में फ्रीन को धोखा दे दिया क्या? उसका एक बच्चा है? तभी वो फ्रीन का कंफ्यूजन दूर करना चाहता था। उसे बताना चाहता था कि वो लड़की कौन है, लेकिन नाम की कही बात उसके जहन में घूमने लगी। अगर उसे पता लगा कि वो अपनी बीवी से जुनून की हद तक प्यार करता था तो वो उसे ढूंढेगा। जिस लड़की का नाम सुनकर उसकी ये हालत है, उसे किसी और के साथ देखेगा वो तो मर ही जाएगा। कर्क खामोश रहा। फ्रीन, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम बस रिलैक्स करो। वो रोते हुए कर्क को अपनी बातें बता रहा था, अपनी सिचुएशन समझा रहा था। कर्क उसे खुद से लगाकर हौसला दे रहा था। और इसी के साथ एपिसोड 9 एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ब्लेस्ड एंड पीस आउट।